इस रीजन में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि पिछले 40-50 सालों में जिस तरीके से सफ़र आगे बढ़ रहा था, लगता नहीं है कि ये दुनिया का मामला ऐसे ही आगे चलेगा। कुछ वो तारीख़ का रुख बदलने वाले इवेंट्स होते हैं। जो यूक्रेन और रशिया वॉर है वो उनमें से एक थी। फिर जो कुछ गज़ा में हो रहा है ये उससे बड़ा तारीख़ का धारा बदलने वाला है। पाकिस्तान इंडिया की जो जंग थी पूरे इस खित्ते के अंदर उसने पावर बैलेंस को वहीं पर रिस्टोर कर दिया जो आज से कुछ दहाइयाँ पहले तक था। पिछले 25-30 सालों में एक नया मिथ क्रिएट हो रहा था कि इस इलाके का थानेदार जो है वो भारत है, पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका है, वो इस काबिल नहीं है। लेकिन वो चंद घंटों की लड़ाई ने उस मिथ को खाक में मिला दिया और अब ईरान के ऊपर, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर जो इसराइल का हमला है और उसके अंदर अमेरिका भी शिरकत की, उसने उसकी न्यूक्लियर साइट्स को 30,000 पाउंड वज़नी बम गिराकर, तो उसके बाद ये दुनिया इस तरीके से शायद आगे बढ़ेगी नहीं। कुछ टाइम लगेगा, कुछ इवेंट्स अनफोल्ड होंगे, कुछ नए ब्लॉक्स इमर्ज करेंगे और शायद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी कुछ ममालिक का रोल जो है वो माजी की निस्बत हमें मुख्तलिफ नज़र आएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो रोल था यूनाइटेड नेशंस के साथ उम्मीद दुनिया लगाती थी, यूनाइटेड नेशंस काफ़ी हद तक पोलराइज हो चुकी है। इसराइल के ऊपर कोई भी मामला आएगा तो उसको वीटो करने के लिए अमेरिका तैयार बैठा होगा। 55,000 लोगों की शहादत के बाद भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर नेतन्याहू को पकड़ने की बजाय वो अभी भी कह रहा है कि उसके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो झूठे हैं, उसको माफ़ कर देना चाहिए, वो तो हीरो है, उसको छोड़ देना चाहिए, अदालत में नहीं तलब करना चाहिए। तो ऐसे मौके के ऊपर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि उसको वॉर क्राइम्स के ज़ुमरे में यूनाइटेड नेशंस खड़ा होगा और इसराइल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड उसका एलाइया, उसका इत्तेहादिया उसके साथ खड़ा है। मुसलमान मुल्कों की हालत देखें तो अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर बहुत सारे मुल्कों का बेड़ा गर्क हुआ। ईरान इराक वॉर पहले थी, फिर इराक के ऊपर हमला हुआ, इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया, फिर लीबिया, शाम, मिस्र, कोई ऐसा मुल्क बचा नहीं है जो आज से 10, 15, 20 साल पहले जिस हालत में था आज वहाँ खड़ा हो। टूट फूट का शिकार वो खूबसूरत बुलंदो बाला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। लाखों बल्कि मिलियंस में कहना चाहिए था इंसान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अब ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया में एक बहस है कि नेक्स्ट कौन होगा। हम बड़े खुशी से कहते हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास 10 लाख की एक मजबूत फ़ौज है, प्रोफेशनल आर्मी है। उसने इंडिया को चंद घंटों के अंदर धूल चिटा दी है। किसी की हिम्मत नहीं आए और हमारी तरफ देखे, ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारी हिम्मत और ये जज्बा बरकरार रहना चाहिए, लेकिन कभी हक़ाइक़ से नज़रें नहीं चुरानी चाहिए। पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया पॉसिबली नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं और जब तक ये तीनों मुल्क मिलकर एक ऐसे लाहे अमल के ऊपर, एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल पैरा नहीं होते कि चाइना के साथ मिलकर या रूस के कॉपरेशन के साथ एक रीजनल ऐसे अलायंस को डेवलप करें कि जिसमें इनकी डिफेंस इंडस्ट्री, इनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ इतनी मजबूत हो जाएं कि कोई दुश्मन का हमला जो है वो इसके अंदर ज़र्ब ना लगा सके, तब तक इनको तसल्ली से नहीं बैठना चाहिए और उसके लिए वक्त बहुत थोड़ा है। मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती राय में, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सिक्योरिटी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मोदी को शिकस्त हुई है वो आइंदा चंद महीनों के अंदर दोबारा मुड़कर वार करेगा। मेरा ख़्याल ये था कि ईरान को जैसे इसराइल ने बमबारी के साथ उसका वो कमज़ोर किया, उसके बाद इसराइल और भारत मुश्तरका तौर पर आएंगे और पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर होंगे। इसराइल के ऊपर जो मिज़ाइल गिरे, चंद ही गिरे, बहुत ज़्यादा मिज़ाइल नहीं गिरे, लेकिन उन चंद मिज़ाइलों से ही वो इतना बुखला गया कि उसके बाद अमेरिका को आके बमबारी करनी पड़ी। लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर इसराइल और इंडिया का जॉइंट वेंचर्स, उनका मुश्तरका जो उनका पाकिस्तान को निशाना बनाना है, उस इम्कान को अभी भी हमें रद्द नहीं करना चाहिए और अपने घर की दीवारें मजबूत करनी चाहिए। ना सिर्फ दीवारें मजबूत करनी चाहिए बल्कि घर के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनके दरमियान जो फासले हैं उसको मिटाकर उनको करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। ईरानियन जंग के अंदर सबसे बड़ी एक जो कमज़ोरी थी वो उनकी इंटरनल फॉल्ट लाइंस थी। आपको शायद बहुत दूर से बैठ के ख़बरें सुनने को मिलती हों कि एक जगह पर आर्मी चीफ़ की और उनके एयर चीफ़ की मुलाकात हो रही है, इसराइली मिज़ाइल आता है और उसी बिल्डिंग के उसी कमरे को आके निशाना बनाता है। 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट निकलते हैं, उनकी कारों के नीचे बम लगा दिया जाता है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का सरबराह निकलता है, पता है कहाँ पर है, उसी जगह पे पिन पॉइंट अटैक किया जाता है। उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेड निकलता है, उसको पहले दिन ही मार दिया जाता है। इस्माइल हानिया IRGC की फैसिलिटी के अंदर तेहरान में बैठे होते हैं, उनको एग्जैक्ट उसी कमरे के अंदर जाके इसराइली ड्रोन से मिज़ाइल हिट करता है। तो उनके हर महल्ले के अंदर वो एक जासूस मौजूद था और ये जासूस मौजूद होने के लिए आपके लिए घर के अंदर फॉल्ट लाइंस का पैदा होना ज़रूरी होता है। ईरान के अंदर थी, ये उनकी एक दाखिली कमज़ोरी थी जिसने उनकी कौमी सलामती को दांव पर लगाया। क्या हमें अपने घर पर झांकने की ज़रूरत नहीं है?
क्या हम उन फॉल्ट लाइंस का शिकार तो नहीं है, और अगर हैं तो उसको एड्रेस कैसे करना है। अमेरिकी सदर के जो बयानात हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं कानों पर जब सुनते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। जब वो आर्मी चीफ़ को कहते हैं कि मेरे लिए ऑनर थी कि मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ से मिल रहा हूँ, वो कहते हैं ही इज़ ए ग्रेट मैन, इम्प्रेसिव पर्सन, ग्रेट जेंटलमैन। एक ही जुमले में 3 दफ़ा उनके लिए ग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये सुन के भी बहुत अच्छा लगता है कि दिल्ली से इसको, इंडिया को इससे बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी। लेकिन क्या ये जुमला हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं? मेरे ख़्याल में जनरल ज़िया के लिए, जनरल मुशर्रफ के लिए और पाकिस्तान के बहुत सारे दीगर आर्मी चीफ़ के लिए भी अमरीकी सदूर मुख्तलिफ़ वक्तों में ऐसी ही गर्मजोशी का इजहार करते रहे हैं। लेकिन इससे कतन ये नहीं समझना चाहिए कि अमेरिका को पाकिस्तान से बहुत ही दिली लगाव या ख़ासी मोहब्बत पैदा हो गई है। आम तौर पर जब उनको अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स को अचीव करना होता है तो पाकिस्तान को वो सीने से लगाते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान हमारा मेजर नॉन नेचुरल अलाई है, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं तो पाकिस्तान मोस्ट सैंक्शनड अलाई बन जाता है। तो हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ये आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करेंगे। जो हमारे पास शुरा हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। मैं आमतौर पर इस्लामाबाद प्रोग्राम करता हूँ, तो जब लाहौर आता हूँ तो आगाज़ करते हुए मेरे मुँह से सबसे पहले अपने शहर इस्लामाबाद का जिक्र आता है। लेकिन मेरे 2 शहर हैं, 3 शहर बल्कि कहना चाहिए। बाई बर्थ आई बिलोंग टू शेखुपुरा, तो मेरी ज़िंदगी लाहौर और शेखुपुरा में इब्तदाई सारी गुजरी है। तो ये भी मेरा घर है और इस्लामाबाद भी मेरा घर है। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ शामिल हैं। थैंक यू जी। इसके अलावा राना सनाउल्लाह खान वज़ीर आज़म के मशीर हैं सियासी अमूर, वो हमारे साथ हैं। और इसके अलावा सरदार मसूद ख़ान, पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के साबिक़ सदर भी, पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर भी और बहुत बड़े एनालिस्ट भी जो दुनिया की सियासत के ऊपर, सफारती महाज के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सबको खुशामदीद। वलीद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। ईरान जंग के बाद क्या लेसन्स हैं जो हमें सीखने चाहिए, जिनसे सबक हासिल करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो गुड टू सी यू, नो पन इंटेंडेड। बड़ा अरसा हो गया, मैं ट्रैवल भी कर रहा था, आपके शो में भी नहीं और स्टूडियो में आपके साथ नहीं, तो हैप्पी टू बी हेयर। और दूसरा, मुझे वो एक तस्वीर याद आ रही है जो कायद आज़म की खिंची हुई थी। दरमियान में वो खड़े हैं और दोनों साइड्स पे एक लेडी माउंट बैटन है और लॉर्ड माउंट बैटन है। तो कायद ने उस तस्वीर को एक अपनी तरफ से एक दिया लकब कि अ थॉर्न बिटवीन 2 रोजेस। तो ये जो आपने दूसरे मेहमानों का तारुफ कराया, राना साहब का और खान साहब का, मुझे लग रहा है कि मैं वो थॉर्न बिटवीन 2 रोजेस हूँ। आप इल्लामा इकबाल के पोते हैं तो आपको दिल से लगा के रखेंगे। जी, थैंक यू जी। देखें, पाकिस्तान को इससे क्या सबक सीखने चाहिए? एक तो ये है कि जल्दबाजी में जो जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक वॉर मॉन्गर जो है उसको हमने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रिकमेंड कर दिया और उस पर दुनिया भर में शर्मिंदगी और जगहसाई भी जो है वो हुई। ये तो एक छोटी सी बात है, बट जो असल बड़ी बात है वो यही है जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उन तमाम लोगों का जो मोस्टली अब तो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है रुकने नहीं दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर समेत तमाम साइंटिस्ट और वो तमाम लोग जो उस वक्त हुकूमत में थे, फाइनेंसेस इंश्योर करते रहे, उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करते रहे, सबको सलाम है।